नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आपने वारेन हेस्टिंग का नाम सुना होगा, जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी कि भारत के अंदर एकाधिकार का जो नियम था उन्होंने वो लागू कर दिया था। हमने सन भी आपको बताया था 1780 के अंदर। जो अभी रीट का एग्जाम हुआ है लेवल 2 का, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। स्थायी बंदोबस्त था मिलान के अंदर हमको लगाना था, उनका सन क्या था, तो पूछ लिया था क्वेश्चन। तो इस तरह से पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको चीजें पता होनी चाहिए, सन पता होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को, लेकिन शुरू करने से पहले हम थोड़ा रिवाइज करते हैं पीछे कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। शुरुआती दौर में हमने देखा था कि जो अंग्रेज हमारे देश में आए थे, तो शुरुआत में तो उनके पास कुछ भी नहीं था, व्यापार की भी अनुमति ली गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने व्यापार कर लिया और फिर 1757 के अंदर, 1764 के अंदर इन युद्धों को उन्होंने जीता और अपनी जमीन पे पकड़ बना ली। जब जमीन पे पकड़ बना ली और उन्होंने अपनी सेना बना ली, नवाब का सारा पैसा अपने हाथ में ले लिया, लगान अपने हाथ में ले ली, और बंगाल से ये शुरुआत की गई अंग्रेजों के द्वारा। और पहली बार जो भी होगा वो बंगाल के अंदर ही होगा, चाहे पहली बार कोई भी कानून लागू होगा तो बंगाल के अंदर लागू होगा। इसलिए हम कहते हैं कि भारत के अंदर लागू हुआ या बंगाल के अंदर लागू हुआ। ऑप्शन दो प्रकार से पूछे जाएंगे। तो अगर आपको तारीखें पता है कि हाँ यहाँ तक अंग्रेजों की पकड़ सिर्फ बंगाल पे थी, तो उस वक्त की कोई भी तारीख पूछी जाएगी तो बंगाल के लिए पूछ ली जाएगी। उसके बाद अंग्रेज धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में देश शासन की बात कर ली थी कि अंग्रेजों ने देश शासन पहली बार भारत के ऊपर लागू कर दिया। देश शासन का अर्थ होता है कि राजा और अंग्रेज दोनों की सरकारें चल रही थी। मतलब एक सरकार थी किंग की, ठीक है, नवाब कह देते हैं हम, नवाब था तो नवाब ही कहेंगे, नवाब की। और एक सरकार थी इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश इसलिए लिखा है क्योंकि ईआईसी की सरकार थी, ईआईसी। अब इस चीज को समझना, नवाब की जिम्मेदारी थी, नवाब की क्या थी, जिम्मेदारी थी, लेकिन ईआईसी की कोई, अंग्रेजों की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन सिर्फ इसकी जिम्मेदारी थी, बाकी कुछ भी नहीं था। इनकी जिम्मेदारी नहीं थी, बाकी इनके पास सब कुछ चीजें थी। नवाब का पैसा इनके पास, लगान इनके पास, टैक्स इनके पास, बुनकरों का टैक्स इनके पास, सेना इनके पास, व्यापार इनके पास, हर एक चीज इनके पास। बल्कि नवाब भी इनका, और कुछ बाकी तो छोड़ो, नवाब भी ये नवाब भी इनका, ये इन्हीं का व्यक्ति बन गया ये, ठीक है। तो इसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन मौज कोई किसकी थी, अंग्रेजों की। ये होता है देश शासन जो अंग्रेजों ने भारत में लागू किया था। इसीलिए इसको इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि देश शासन की शुरुआत कब हुई थी। तो आप कमेंट में हमको आंसर दीजिए, पिछली क्लास में हमने बता दिया था आपको। शुरू करते हैं हमारी क्लास को। ये आपको बताना था कि देश शासन क्या होता है। आपने सुना होगा नाम, वारेन हेस्टिंग का नाम सुना होगा, वारेन हेस्टिंग। पहले तो आप ये बताइए कि अंग्रेज आए हमारे देश में, उन्होंने 1935 जो एक्ट है उसको लागू किया, कानून लागू किए। 1990 जो था, मतलब 1919 का अधिनियम वो उन्होंने लागू किया। आज हमारा संविधान भी उन्हीं के आधार पर चल रहा है। आज भी हमारी संसद के अंदर कभी बहस होती है कानून को लेकर, तो हम यही कहते हैं कि अंग्रेजों के कानून हमने लागू कर रखे हैं। तो क्या इतने बेहतर थे क्या अंग्रेज, इतने अच्छे थे क्या अंग्रेज? तो अब आप देखना, इस पॉइंट से आप समझ जाओगे कि वो कितने अच्छे थे हमारे लिए, ठीक है। तो देखना यहाँ पे, वारेन हेस्टिंग नाम है उस व्यक्ति का, वारेन हेस्टिंग। हमने पिछली क्लास में देखा था कि इन्होंने एकाधिकार का नियम लागू किया था, और तारीख हमने लिखी थी 1780। लेकिन एक पॉइंट हमने छोड़ दिया था बीच में, इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा इसको लागू किया था 1772 के अंदर, इन्होंने लागू किया था। इसकी तो हमने बात कर ली थी, अब थोड़ा सा आप इस बात कर लेंगे, लेकिन इजादारी प्रथा की हमने बात नहीं की थी। इस चीज को समझना और आप खुद बताना है कि ये क्या चीजें हैं। एकाधिकार की मतलब होता है कि कोई कंपनी है हमारे देश की, और उस कंपनी का किसी वस्तु पे एकाधिकार है, तो उसकी रेट तय करना, उसके ऊपर कितना टैक्स लेगी, ये सारी चीजें तय करना किसका अधिकार हो जाएगा, उसी कंपनी का अधिकार हो जाएगा, और इसको कहते हैं एकाधिकार। अब यहाँ पे वारेन हेस्टिंग के द्वारा एकाधिकार लागू किया गया, और लागू किया गया यहाँ पे अफीम के ऊपर और नमक के ऊपर। आपको पता है महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, क्यों तोड़ा था वो आप समझ जाओगे। नमक हर घर की जरूरत होती है, हर घर को नमक चाहिए होता है, हर व्यक्ति को नमक चाहिए होता है, और अंग्रेजों ने सबसे पहले इसी नमक को पकड़ा और नमक के ऊपर कर लगा दिया। दूसरा अफीम, हमने आपको बताया था कि इंग्लैंड के अंदर चाय की आवश्यकता थी, उनको चाय पीनी थी बस,
चाय के शौकीन हो गए थे अंग्रेज। और चाय मिल रही थी चाइना के अंदर, और चाइना को चाहिए था सोना और चांदी। तो अफीम भारत के अंदर हो रही थी और अंग्रेजों ने अफीम को पकड़ लिया, अफीम के ऊपर कर लगाया। कर इसलिए लगाया ताकि जो किसानों को अफीम का पैसा देना पड़े वो कर के रूप में वापस वसूल लिया जाए। तो अफीम के ऊपर कर लगा दिया गया और किसानों से जबरदस्ती अफीम उगवाई गई। बंगाल के किसान, बांग्लादेश पूरा हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, पूरा इलाका, यहाँ पे काफी सारे किसानों से अफीम उगवाई। उस अफीम को चाइना भेजा, चाइना से अफीम दी, चाय खरीदी, चाय को इंग्लैंड भेजा, इंग्लैंड में चाय भेजी, ठीक है, चाय इंग्लैंड वालों ने पी और इंग्लैंड ने, अब समझना है यहाँ पे तीन चीजें हमारे सामने आई। यहाँ की सरकार ने किसानों से जबरदस्ती क्या उगवाई, अफीम। अफीम चाइना भेजी गई, चाइना से चाय खरीदी गई, चाय कहाँ पे पहुंची, इंग्लैंड पहुंची। तो चाय फ्री में पहुंची, टैक्स फ्री में पहुंचा, टैक्स, अफीम का टैक्स भी यहाँ से पहुंचा। और यही ये नहीं रुकी बात, अब यहाँ पे देखना, ये तो 1780 की बात थी जो हमने पिछली क्लास में पहले आपको बता दी थी। ये है 1772 में, इसको समझना आप। 1772 के अंदर इजारेदारी प्रथा लागू की गई। इजारेदारी प्रथा के अंदर यह है कि बोली लगाई गई, जो जितनी ज्यादा बोली लगाई गांव उसका, ठीक है, जो ज्यादा जितनी बोली लगाएगा गांव उसका हो जाएगा। तो 1772 में यह कानून लाया गया, नियम लाया गया, और इसमें था कि जो जितनी ज्यादा बोली लगाएगा, बोली लगाएगा, उसका गांव हो जाएगा। इससे आप क्या समझ सकते हो, मतलब कि गांव के अंदर जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो व्यक्ति बोली लगाएगा, बोली लगाने के बाद उस पूरे गांव का जो लगान वसूलने का काम करेगा वो कौन करेगा, वो व्यक्ति करेगा जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई थी, ठीक है। सबसे ज्यादा बोली लगाई थी, इसका काम होगा लगान वसूलने का। इस चीज को नोटिस कीजिए, 1772 के अंदर इज्जतदारी प्रथा लागू की गई। इसमें जो जितनी ज्यादा बोली लगाएगा उसका गांव हो जाएगा। उसका गांव हो जाएगा मतलब उस गांव से लगान वसूलने का काम कौन करेगा, वो व्यक्ति करेगा जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई है। और अंग्रेज जो टैक्स वसूलेंगे वो इस व्यक्ति से वसूल लेंगे पूरे गांव का, कि हाँ ये है, हम इसको जानते हैं, बस पूरे गांव का कितना पैसा देना है उसमें ये व्यक्ति रहेगा, ये अंग्रेजों को लगान देगा, और लगान वसूलने का काम गांव से कौन करेगा, ये व्यक्ति करेगा। ये व्यक्ति कितना पावरफुल हो जाएगा हम आगे देखते हैं, एक पॉइंट लिख लीजिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, 1772 के अंदर इसको लागू किया। आप समझना एक तारीख, दो तारीख की महत्वपूर्ण है। 1772 के अंदर, ठीक है, लागू किया। ये 5 साल के लिए लाया गया था, 5 साल के लिए, और इसको पंचवर्षीय बंदोबस्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, पंचवर्षीय बंदोबस्त, पंचवर्षीय। अंग्रेज अधिकारी क्या कहते हैं पता है, कि सबसे बेहतर मतलब व्यवस्था है भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, लेकिन किसानों का पूरी तरीके से खून चूस लिया गया इस व्यवस्था के अंदर। चाहे अकाल पड़े, चाहे कोई भी पड़े, कुछ भी हो, ये व्यक्ति को, अंग्रेजों को जितना माप मतलब लगान तय की गई है वो देनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अकाल पड़ रहा हो, चाहे खाने के लिए दाना ना हो, लेकिन लगान तो देनी पड़ेगी, इस व्यक्ति को देनी पड़ेगी। और इसलिए ये व्यक्ति को पावर भी दे दी गई कि हाँ आप चाहे जो कीजिए लेकिन हमको तो लगान चाहिए। और फिर चाहे ये कोई भी हो, चाहे ये कोई जातियां नहीं होती थी कि उच्च जाति का व्यक्ति ही उनके द्वारा चुना जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। जिस जो ताकतवर लगता था कि हाँ पैसे से संपन्न है, बोली लगा दी गई है, ज्यादा बोली लगा दी गई है, लगा दी, फिर लगान देने का काम इसी को करना है। और इसके लिए ये व्यक्ति फिर अगर कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, अगर ये कमजोर पड़ा, लगान नहीं पहुंची, तो इसकी वो जो इज्जतदारी प्रथा में इसको चुना गया है इसको हटा दिया जाएगा वापस। तो पहले 5 साल के लिए लाई गई, लेकिन इनको लगा कि ये हर साल के लिए कर देनी चाहिए।
हर साल के लिए कर दी जाएगी तो आप खुद सोचिए कि हर साल बोली लगाने के लिए अभी सरपंच बनते हैं 5 साल में, अगर ये कह दिया जाए कि हर साल सरपंच बनेंगे तो आप सोचिए कि हर साल कितने मतलब कि ताव झाव करने पड़ेंगे और कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा, कितना झूठ बोलना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो हड़बड़ाहट हो जाती है एक तरीके से। फिर 1777 के अंदर इसको हर साल के लिए लागू कर दिया गया। हर साल मतलब हर साल के लिए कर दिया गया, हर साल। मतलब अब देखो अंग्रेजों का दिमाग देखो, पहले 5 साल के लिए बोली लगा दी गई, एक बार पैसा दे दे फिर ये लगान वसूल रहा है, लेकिन हर साल कर दिया गया। मतलब बोली लगाने का पैसा भी अंग्रेजों के पास गया, लगान का पैसा भी अंग्रेजों के पास गया, अकाल भी पड़ गया गांव में तो भी लगान वसूल करके अंग्रेजों को दिया गया। ये तो किसानों की बात की हमने, ये तो हमने किसानों की बात की। ये वारेन हेस्टिंग के द्वारा लागू किया गया, मतलब अधिकारी के द्वारा लागू किया गया, ये बात थी। लेकिन इस इधर देखिए आप, भारत में 2 प्रकार के व्यक्ति थे, एक तो थे कारीगर बढ़ाई, ठीक है, काम करने वाले, इन चीजों को रिसाइकिल करने वाले, और ये पैदावार करने वाले, ये किसान हो गए। और इधर थे बढ़ाई है। तो एक कहते हैं गुमास्ता प्रथा, गुमास्ता प्रथा या फिर शोषण कह सकते हैं इसको। इसको ध्यान से सुनना, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। देखना यहाँ पे, भारत के अंदर जो बुनकर हुआ करते थे वो बुनकर किसानों से सूती धागा ये चीजें लिया करते थे, वो कपड़े बना के दिया करते थे। यहाँ पे क्या किया गुमास्ता, हमने कहा कि कंपनी के जो अधिकारी होते थे, कंपनी के अधिकारी जो होते थे, ये कंपनी के अधिकारी गुमास्ता प्रथा के तहत, शोषण के तहत व्यापारियों के पास जाते थे, ठीक है, व्यापारियों के पास जाते थे। व्यापारियों के पास जाते थे ये लोग, और क्या करते थे वहां पे ये लोग, उनको एक कागज देते थे, वहां पे लिखा होता था कि आपका सामान हम खरीदेंगे, इस रेट में खरीदेंगे, और आपको किसी और को आप नहीं भेज सकते हो। ये होती है ददनी प्रथा। आपने नाम सुना होगा कि ददनी प्रथा, ददनी प्रथा। एक बार वापस समझना इसको, ददनी प्रथा क्या होती है। जो व्यापारी के पास गए, कौन गए, ये लोग गए, गुमास्ता प्रथा शोषण वाले। और ये जो यहाँ तक सीमित नहीं है, इस इनको ध्यान से देखना है। यहाँ पे एक पॉइंट और है, यहाँ पे ये गुमास्ता प्रथा के अंदर जो अधिकारी होते, इनके जो अंग्रेज अधिकारी होते थे, अपने बुनकर बना दिए थे, अपने बुनकर, अपने बुनकर। आप देखो यहाँ पे इनका दिमाग देखो, मतलब कि गुमास्ता प्रथा और शोषण के जो नीति थी इनकी, कंपनी के अधिकारी अगर इनसे बात नहीं बनी तो इन्होंने क्या किया कि अपने ही बुनकर बना दिए। मतलब भारतीय बुनकरों की एवज में इन्होंने ब्रिटिश बुनकरों को ला दिया सामने, और इनके पास भेजते थे, इनके पास भेजते थे, इनको कहते थे कि आपका माल हम खरीदेंगे। ये कहते थे कि हम आपको नहीं बेचेंगे माल, हम खुद बेच देंगे, हम खुद व्यापार कर लेंगे। तो जबरदस्ती इनका अंगूठा लगवा दिया जाता था कागज के ऊपर, अंगूठा लगवा दिया जाता था, उसको कहते हैं दुधनी प्रथा। और जबरदस्ती अंगूठा लगवाने के बाद जब सामान तैयार हो जाता तो सामान मजबूरी में इन अधिकारी को देना पड़ता, और ये अधिकारी इस सामान को बेचा करते थे। तो इसके कारण आगे चलकर इतना शोषण हुआ इनका कि इन लोगों ने अपने अंगूठे काट दिए। किसने, इन व्यापारियों ने, बढ़ाइयों ने, कारीगरों ने अपने अंगूठे काट दिए। ना अंगूठा रहेगा, ना ये सूत काट पाएंगे, ठीक है, तो अंगूठे काट दिए। ये था महत्वपूर्ण कारण। आगे और इसको काफी अच्छे से हम देखेंगे, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट आपको बताया, अपनी लैंग्वेज में पूरा पॉइंट बना के लिखिए, इसका भी एक पूरा पॉइंट बना के लिखिए डेफिनेशन के रूप में, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसके अंदर काफी सारी तारीखें भी आ गई है और काफी महत्वपूर्ण बातें भी आ गई है। दजनी प्रथा आ गई है जो लागू की। गुमास्ता जो कंपनी के अधिकारी होते हैं उनको कहा जाता था, ये गुमास्ता जो होते थे अपने नकली बुनकर बना दिए थे, और ये माल चोरी छुपे ब्रिटेन में भेजते थे और वहां से पैसा कमाते थे ये लोग, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी तो काफी कुछ इसमें छिपा हुआ है जो आपको बताना है। अंगूठे काटना इतना आसान नहीं है, मतलब कि इतनी छोटी बात के लिए अंगूठे नहीं काटे जाते हैं, तो थोड़ा और हम डिटेल में बताते हैं आपको। तो इसको मिटा देते हैं अब। आपके माइंड में सवाल आने चाहिए कि कंपनी ने, इनके कंपनी के अधिकारी इनके पास गए
और अधिकारियों ने कहा, पैसे दे दिए, मतलब कि इनको कहा कि हम आपका सामान खरीदेंगे और मजबूर कर दिया। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि भारत के अंदर सिर्फ एआईसी कंपनी ही नहीं थी, काफ़ी सारी पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, काफ़ी सारी कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। तो फिर क्यों यही लोग इतने ताकतवर हो रहे थे, समझना है इस चीज़ को। पहली चीज़ तो इन्होंने बंगाल के ऊपर कब्जा कर लिया, जो कि भारत का मतलब एक काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है। आप देखिए कितने दोआब क्षेत्र वहाँ पे बन रहे हैं और कितनी महत्वपूर्ण नदी, गंगा नदी वहाँ से होकर बहती है। पहली चीज़ तो ये हो गई। फिर देखना, हम कह सकते हैं कि डच कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी या फिर पुर्तगाली, ये कंपनियों को भी तो सामान बेच सकते थे। ददनी प्रथा के तहत, इसको देखना, ददनी प्रथा के तहत एडवांस में पैसे दे दिए जाते थे। कोई कंपनी एडवांस में पैसे दे देगी और उसके बाद अगर ये लोग उनको सामान नहीं बेचेंगे तो फिर किसको बेचेंगे। ये लोग इनके पास जाने से पहले ही कंपनी के अधिकारी इन बुनकरों के घरों पे पहुंच जाते थे। घरों पे पहुंचने के बाद कागज पे साइन करवा लिए जाते थे, तो ये चाह कर भी इन लोगों को नहीं बेच पाते थे। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, इन्होंने अपने बुनकर बनाए, इनसे माल खरीदते थे अधिकारी और ब्रिटेन में बेचते थे। दो चीजें हो गई। तो ये दोनों क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहे थे, ये ठीक हो गए कि डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली कंपनी को अगर माल बेचते ही है तो इनको शारीरिक प्रताड़ना दी जाती थी। मतलब कि कोड़े मारे जाते थे, इनको पकड़ लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था, कोड़े मारे जाते थे और इनकी जो व्यवस्था है, इनका जो सामान है, सब चीजों को जब्त कर लिया जाता था। कहा जाता था कि आपने कंपनी का जो कानून है उसके विरोध में काम किया है। तो एडवांस में पैसे दे दिए जाते थे, पॉइंट लिखिए। डच, फ्रांसीसी कंपनी, पुर्तगाली कंपनी को अगर सौदा किया जाता उनके साथ तो उनको शारीरिक प्रताड़ना दी जाती थी और कोड़े मारे जाते। इनको पॉइंट को लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट को ध्यान, मतलब सोचिए आप, एक चीज आपके और दिमाग में और आनी चाहिए। आप खुद ही सोचिए कि यहाँ पे एक प्रतिस्पर्धा होती है कि कोई कंपनी है, जैसे आपके गांव के अंदर दो दुकानें खोली गई है, किराने की खोली गई दो दुकानें, पहली और दूसरी, और गांव के अंदर 50 लोग कुल रहते हैं। एक दुकान होती तो 50 लोग एक ही दुकान पर निर्भर रहते। दो दुकानें हो गई तो ऐसा हो गया कि दोनों दुकानों पे अब दोनों को चाहिए कि वो बेहतर सामान देता है कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक उसकी दुकान पे पहुंचे। अब मान लो कि 4 दुकानें हो गई, 5 दुकानें हो गई, ऐसे चलती रही। तो कंपटीशन में ऐसा होता है कि प्रतिस्पर्धा होने लगती है कि हाँ, हमें बेहतर करना है ताकि हम ज्यादा माल बेच सके। भारतीय जो व्यापारी थे, जो बुनकर थे, पहले यही होता था कि राजा के पास भी सामान जा रहा है तो हमारा जाना चाहिए, हमारा सामान बेहतर होना चाहिए। ऐसी चीजें हुआ करती थी। अब यहाँ पे देखिए, अंग्रेजों ने इस प्रतिस्पर्धा को खत्म कर दिया। तो एक पॉइंट और बनता है, प्रतिस्पर्धा। यहाँ पे ध्यान रखना, भारतीय व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा को खत्म किया है। ब्रिटेन में कोई खत्म नहीं हुआ है। ब्रिटेन में तो सामान जा रहा है और वो लोग अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा को खत्म किया, ठीक है। भारतीय, लिख देना भारत की, भारतीय व्यापारी, भारतीय व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा को खत्म कर दिया है। कैसे किया है? इन लोगों ने पहले ही एडवांस में पैसे दे दिए। अब ये लोग चाह कर भी भारतीय लोगों को सामान बेच ही नहीं पाएंगे, चाह कर भी नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि सारा सामान तो इनके अधिकारियों के पास जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, ये चाह कर भी इन कंपनियों के पास सामान नहीं बेच पाएंगे। ददनी प्रथा के तहत इनको शारीरिक दंड का सामना करना पड़ेगा और बचाने के लिए ये कोई लोग आगे नहीं आएंगे। ये आगे क्यों आएंगे? इनको युद्ध करना पड़ेगा कंपनी से। उनको पता है कि हमारी स्थिति इस कंपनी की या इसी कंपनी के बराबर नहीं है, ये हार जाएंगे, तो ये लोग बीच में नहीं आएंगे। दो चीजें ये हो गई, शारीरिक प्रथान। और तीसरी चीज कि एडवांस में पैसे दे दिए जाते थे इनको पहले ही। तो एडवांस में अगर पैसे दिए जा रहे हैं तो इनको माल तैयार करके देना ही होता था। इतनी सारी प्रताड़ना होने के बाद इन लोगों ने अपने अंगूठे काट दिए। क्या कारण था? कारण था कि इन लोगों के पास पैसे ही नहीं बच रहे थे। ये लोग लगान देते थे, ठीक है, लगान देते थे ये लोग। दूसरी चीज, इनको
गजनी प्रथा के तहत एडवांस में इतने पैसे दिए जाते थे, काफ़ी कम पैसे, इतने क्या काफ़ी कम पैसे दिए जाते थे, मतलब फिक्स कर लिया जाता था। अब मार्केट के अंदर भाव बढ़ गया हो, कम हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको पहले ही फिक्स कर लिया गया है कि इतना ही दिया जाएगा। तो इनके चलते अंगूठे काट दिए गए। किसानों का जो इजारादारी प्रथा थी, हमने आपको बताया, जो ज़्यादा बोरी लगाएगा उतना, और उसको लगान वसूलना ही है, उतना ही वसूलना है जितना तय किया गया है, चाहे अकाल पड़े चाहे कुछ भी हो। तो जो व्यक्ति की मजबूरी हो गई कि वो लोगों से लगान वसूलेगा, तो यहाँ पे वो कोई मतलब नरम नरम लहजा नहीं अपना सकता है, उसको कठोरतापूर्वक काम करना पड़ेगा, नहीं तो उसको उस पद से हटा दिया जाएगा और नए व्यक्ति बोली लगाने के लिए आ जाएगा। ये दोनों प्रथाएं, एक ने तो बुनकरों को खत्म कर दिया, दूसरे ने किसानों का पूरी तरीके से खून चूस लिया। तो आज की हमारी क्लास कैसी लगी? हिस्ट्री का एक पॉइंट है जो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं ताकि आप बेहतर इस चीज को समझ जाओगे। सुनना यहाँ पे, 1757 से लगाकर 1813 तक चला, मतलब कि 1757 से लगाकर 1813 तक बंगाल एक केंद्र था अंग्रेजों का। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत की तरफ बढ़ाई की थी। 1799 में टीपू की हार के बाद, जो टीपू सुल्तान की हार हुई थी 1799 में, हार के बाद, ठीक है, भारत में तथा 1813 तक हर कोने में कानून लागू किए गए। 1813 तक भारत के हर कोने में कानूनों को लागू कर दिया। जो कानून बंगाल पे लागू हो रहे हैं वो भारत के ऊपर लागू कर दिए गए थे। मतलब 1813 तक ये लोग काफी मजबूत हो चुके थे। तो ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।